नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प की। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता एक नियमित आय इनकम की होती है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ अगर नियमित आय का प्रबंध हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि निवेश ऐसे विकल्पों में किया जाए जहां जोखिम सबसे कम हो और नियमित आय का भी विकल्प मिले। तो ऐसे में सवाल यही है कि वो कौन कौन से विकल्प हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। तो इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र साहब का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और सर, जैसा कि हमने कहा कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो कई बार वो सोचते हैं ड्यूरिंग जॉब और उसके बाद भी कि वो कहाँ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कहाँ होगा जहाँ वो पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि रिटायरमेंट के बाद एक नियमित इनकम जो है वो उन्हें मिलती रहे। क्या कुछ आपकी नज़र में वो ऑप्शंस हैं? जी, हम ढेर सारे विकल्प आज उपलब्ध हैं और कोई भी वृद्ध नागरिक जो रिटायरमेंट में जा रहा है और उसको अपने निवेश से जो इकट्ठा की हुई पूंजी है जी, उससे ही अगर आमदनी का इंतजाम करना है तो आज उनके पास खासकर इस बजट के बाद एक अच्छा विकल्प बन गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहाँ पे अधिकतम रिटर्न सबसे ज्यादा आज के दिन एक तो निश्चित आमदनी मिलती है 8% की, और उसमें पहले केवल आप 15 लाख लगा सकते थे, अब वो रकम बढ़ा के 30 लाख कर दी गई। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस का MIP, और तीसरा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये जो तीनों फर्स्ट स्टॉप होने चाहिए कि जहाँ पे आप करीब करीब 50 लाख लगा पाएंगे और यहाँ पे आपको निश्चित आमदनी मिल पाएगी, किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी। किसी भी कोई भी व्यक्ति जो कि रिटायरमेंट में पेंशन चाहता है या रेगुलर इनकम चाहता है, निश्चित आमदनी चाहता है, उसके लिए पहला स्टॉप होना चाहिए। इसके बाद और सबसे पहले तो आपको आकलन करना चाहिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और उस पैसे का, और उसके लिए अगर 8% आपको सालाना रिटर्न मिले आज के दिन, तो कितना पूंजी लगाने पे वो जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी। पहला और पहले आपका निवेश उतने रकम तक इनमें ही होना चाहिए, और इससे भी ज्यादा अगर आपकी आमदनी की जरूरत है तब आपके पास दूसरे विकल्प आते हैं। और दूसरे विकल्प जो कि टैक्स एफिशिएंट तरीके से आपको फिक्स्ड इनकम दे पाएंगे वो है शॉर्ट टर्म डेट फंड, जहां पे भारी अनिश्चितता नहीं होगी, एक खास बैंड में ही वहां पे वोलेटिलिटी दिखेगा और करीब करीब आपको बैंक में जितना रिटर्न मिलता है उससे मामूली थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा और सब्सटेंशियल रिस्क लिए बगैर। इसमें धीरेन्द्र सर ये भी कहा गया, जैसा कि अभी आपने कहा कि 15 लाख तक की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बाकी योजनाओं की बात करूं तो इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर उम्मीद करने की मिलने वाला है? नहीं, इसमें निश्चित आमदनी मिलती है और आज के दिन, और ये हर साल रिवाइज होता रहता है, हर क्वार्टर बल्कि रिवाइज हो सकता है, और यहाँ पर आज 8% रिटर्न मिल रहा है, जो कि अधिकतर जो फिक्स्ड इनकम यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है। और अगर इसको सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत में सबसे सुरक्षित अगर कोई स्कीम है, अगर भारतीय सरकार अगर बनी रहती है, तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि ये स्कीम ये सॉवरेन गारंटी एक तरफ से कैरी करता है। ओके सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय जी हैं जो कि दिल्ली से मौजूद है। संजय सर, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैं PPF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, मैं एक्चुअली मैं अगले साल 15 साल पूरे होने वाले हैं PPF के। जी जी जी, तो सर मैं PPF में इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब हर साल 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ PPF में, और अगले साल वो 15 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो मैंने सुना इसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं जी। तो सर मैं चाहता हूँ इसमें एक्सटेंड करूँ या और कोई स्कीम हो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मिल सके? धीरेन्द्र सर, अगर आपको निश्चित आमदनी चाहिए और आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं हो, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं हो, तो PPF एक अच्छा विकल्प है। PPF एक अच्छा ही विकल्प नहीं है, आपकी जितनी पूंजी यहाँ इकट्ठा हुई है उस पे मिलने वाला आपको जो रिटर्न है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसलिए इसको आप अगर एक्सटेंड भी करते हैं और नया पैसा नहीं भी लगाते हैं तो भी इससे मिलने वाला, और आपको अगर ये किसी भी निवेशक को
अपने पूरे निवेश में एक अच्छा खासा फिक्स्ड इनकम एलोकेशन रखना चाहिए, और खासकर ये एलोकेशन फिक्स्ड इनकम में बढ़ जाना चाहिए जब आपको आपके रिस्क टॉलरेंस कम हो जाए, जब आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो, आप ज्यादा अनिश्चितता नहीं चाहते हैं। और वैसी स्थिति में पीपीएफ में लगा हुआ पैसा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आज किसी को अगर पीपीएफ, आपको ये मेरी सलाह थोड़ा उटपटांग लगेगा कि मैं एक तरफ मना करता हूं कि पीपीएफ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि लगा हुआ है तो जरूर इसको रखें। उसका कारण यह है कि पीपीएफ एक तरह से 15 साल का रिकरिंग डिपॉजिट है, और 15 साल का रिकरिंग डिपॉजिट एक निश्चित आमदनी के लिए करना यह आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। तो अगर आपके पास 10 साल, 12 साल, 15 साल अगर भविष्य में करना है तो पीपीएफ में ना करें, बल्कि किसी इक्विटी फंड में एसआईपी करें, किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एसआईपी करें। लेकिन अगर पीपीएफ में आपका पैसा इकट्ठा हो गया है तो उसको जरूर बना के रखें, क्योंकि 10-15 साल, 20 साल निवेश करने के बाद आपके निवेश में एक अच्छा खासा कंपोनेंट फिक्स्ड इनकम का होना चाहिए। पीपीएफ से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टैक्स एफिशिएंट कोई और फिक्स्ड इनकम एवेन्यू भारत में नहीं है। लेकिन पीपीएफ में सर बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं, सेविंग करते हैं। आपने कहा कि एक निश्चित समय के बाद उसको आप निकाल के किसी और चीज में निवेश कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपको आज पीपीएफ का अकाउंट खोल करके उसमें पैसा लगाना है, अगले 15 साल तक लगाना है, तो आप पीपीएफ में करने के बजाय इक्विटी फंड में या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एसआईपी कीजिए, वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर पीपीएफ आपने शुरू किया था और 10-15 साल आप चला चुके हैं, तो उस पैसे को निकालिए मत, क्योंकि उससे मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह सुरक्षित है। और अब एक तो पीपीएफ में लगा हुआ पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, और उससे मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री है। हमारे साथ सर एक कॉलर भी और जुड़ गया हमारे साथ, अश्विनी शर्मा जी हैं, जो कि पठानकोट से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर जी, जो अटल पेंशन योजना है उसका मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको बढ़ाया जाना चाहिए। 5,000 उसका मिनिमम है, मैक्सिमम 5,000 है, मिनिमम 1,000 है, उसको 10 तक लेके जाना चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र सर, ये एक सुझाव है इनका कि बढ़ाया जाना चाहिए। ये सुझाव है, और मुझे लगता है कि ये जरूर आपका सुझाव मैं पीएफआरडीए तक जरूर पहुंचाऊंगा। सर मैं एक ग्राफिक्स चला रहा हूं, उसमें तमाम जो योजना है उसके बारे में दिखा रहा हूं। उसमें ये है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, और उसमें इस बार के बजट में ये कहा गया और जो चर्चाएं हैं कि 31 मार्च 2023 तक ही है ये, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये एक 10 लाख रुपए का निवेश जो कि, और इसका संचालन एलआईसी करती है। ये एक फिक्स्ड इनकम यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट खासकर नागरिकों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और चूंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो रकम है वो बढ़ा दी गई है, 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है, तो ये लोगों के लिए ये बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज जो कि हम रिटायर्ड लोगों के लिए हम एक निवेश का जरिया है, और जरूरी जरिया है, जहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित रहता है, एक अच्छा रिटर्न भी मिल पाता है, बल्कि यहाँ इन फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खास रकम से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये आपके महंगाई को पूरी तरह आपके पैसा को बढ़ा नहीं पाएगा। अगर आप देखिए कि इसमें इन सारे एवेन्यूज में लगाया हुआ पैसा, पोस्ट ऑफिस के एमआईपी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में मिला करके अगर आप 50 लाख रुपए लगाते हैं, और इस पर मिलने वाला आपका 8% का रिटर्न, अगर जबकि 8% नहीं होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में केवल 8% मिल रहा है, वहां पे थोड़ा कम है। लेकिन केवल उदाहरण के तौर पे अगर ये 8% का आपको रिटर्न मिलता है, तो आपकी सालाना आमदनी होगी 4 लाख रुपया। अगर ये 4 लाख रुपया आप कंज्यूम कर लेते हैं, अगर आप खर्च कर देते हैं, तो आपकी पूंजी बची रहेगी और बढ़ेगी नहीं। तो भविष्य में जो आपके ज्यादा बढ़ी हुई आमदनी की जरूरत होगी, लेकिन सर रिस्क तो कम होता है ना, लोग तो इस चाहते हैं कि रिस्क कम हो, आपका कैपिटल बराबर वही रह जाएगा, और आपकी बढ़ती हुई आमदनी की जरूरत, ये निवेश का नहीं बढ़ना आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। हमारे साथ सर एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, श्याम लाल जी हैं, जो कि बलिया से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। श्याम लाल जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए।
जी हमारा सवाल ये है जी पूछिए। जी श्याम जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल ये है कि हमने अपने बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाया था आज से 10-12 साल पहले। और जी। उस टाइम जो है 9% से ऊपर ब्याज था, और अभी बोल रहे हैं कि जो अभी फिलहाल ब्याज होगा उसी पे आपको पेमेंट होगा चाहे मिलेगा। इसके बारे में हमको सुझाव दीजिए। धीरेन्द्र सर। जी हाँ, ये जो छोटी बचत योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना को या पीपीएफ या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सब का जो ब्याज दरें हैं ये समय के साथ बदलती रहती हैं और ये क्वार्टरली बेसिस पे बदल सकती हैं। लेकिन अभी तो पिछले दिनों जब ब्याज दरों में गिरावट हुई थी तब इनमें वैसी गिरावट नहीं देखी गई थी। अब जब बढ़ रहा है तो ये कम बढ़ रहा है। लेकिन ये जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है हमारे देश में उससे कोई इसमें बहुत भारी अंतर नहीं होता, बल्कि अधिकतर खासकर देखा गया कि सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और कई बार पीपीएफ में भी रिटर्न थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो ये सालाना बदलता रहता है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। और अक्सर देखा गया है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के स्ट्रक्चर या डिजाइन को देखें तो ये बिल्कुल पीपीएफ की तरह है, एक्सेप्ट कि ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, कम से कम 1/4% ज्यादा रिटर्न आपको ज्यादा देता है। लेकिन धीरेन्द्र सर, जैसा कि आपने कहा कि इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है इन तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें, तो ऐसे में जो हमारे जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके पास और क्या विकल्प है? क्या वो म्यूचुअल फंड में जाएं, क्या वो स्टॉक मार्केट्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करें? मार्केट लिंक्ड है वो सारी चीज़ें, लेकिन मार्केट में भी देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे लगा रहता है। इसको लेकर भी वो थोड़े चिंतित हो सकते हैं। जी हाँ, बाजार में लगाने का कोई विकल्प नहीं है, आपको बाजार में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला जरिया है जिससे आप महंगाई से जूझ पाएंगे। महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना आपके लिए जरूरी है। और जो आपके पेंशन के समय जो समस्या आती है उसका समाधान आपको समाधान या उसका इंतजाम या उसकी तैयारी आपको 20-30 साल पहले करना है। या आप बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है कि आप आम खाने के समय आप पेड़ लगाइएगा तो आपको आम नहीं मिलेगा या फल नहीं मिलेगा, तो उसकी तैयारी आपको 15-20 साल पहले करना है। और वो जो 15-20 साल है वो उसके लिए आपको एक मेथड चाहिए, और म्यूचुअल फंड उस मामले में एक अच्छा विकल्प आपको दे पाया है। और ये जो बाजार में उतार चढ़ाव लगा रहता है ये हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। और नए निवेशक को ये बाजार का उतार चढ़ाव ज्यादा लगता है, जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो ये उतार चढ़ाव ऐसा नहीं लगता है, जबकि उतार चढ़ाव बना ही रहता है। लेकिन धीरेन्द्र सर, तो जो यंग लोग हैं वो तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो 58 या 60 के आसपास के लोग हैं वो चाहते हैं कि रिस्क कम से कम लें। ऐसे में उनके लिए क्या सुझाव होगा? उनके लिए सुझाव एक मेथोडिकल प्लानिंग है कि आप उतना पैसा लगाइए, कम से कम आपका आधा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हो, जब तक आपको आमदनी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि आप अधिकतर पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप इक्विटी में लगाएं, लेकिन आधा पैसा अपना फिक्स्ड इनकम में रखें। जब आमदनी की जरूरत पड़ेगी तब आपको एक मेथोडिकल प्लानिंग की जरूरत है कि आप फिक्स्ड इनकम में कितना बढ़ा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आपको इक्विटी में पैसा लगाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप अगर सारे अपने आमदनी को आप कंज्यूम कर लेंगे तो आपका पैसा स्थिर रहेगा और आप बढ़ती हुई आमदनी की जरूरत को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। धीरेन्द्र सर, एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ विकल्प हैं निवेश के, उनके लिए। हमारे साथ एक कॉलर इस मुद्दे पर जुड़ गया। हमारे साथ हैं धीरज सिन्हा जी हैं, जो कि लखीमपुर खीरी से इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। धीरज जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, पूछिए सर सवाल। जी, मुझे यह मालूम करना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो हम उसको किस ऐसी स्कीम में लगाएं जिससे कि हमको आगे चल के जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चलिए, बहुत बुनियादी सवाल धीरज सर। 1 लाख रुपया और कितने साल के लिए लगाना है? कम से कम 5 ईयर के लिए। कम से कम 5 साल के लिए। जी, मेरी सलाह होगी कि 5 साल, और अगर ये अवधि बढ़ भी जाती है तो मेरी सलाह होगी कि एक शुरुआती निवेशक के लिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। एक मुश्त भी लगा सकते हैं। आमतौर पे आपको ये पैसा 2-4 महीने में स्प्रेड करके लगाना चाहिए, लेकिन एक साथ भी लगाइए। अगर इस अवधि के लिए लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा, और अगर आप लकी हुए तो शायद सब्सटेंशियली ज्यादा। एक धीरज सर, वरिष्ठ नागरिक अगर चाहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में जाएं, अगर आपकी सलाह को मानकर, तो ऐसे वो कौन कौन से फंड्स होंगे, ऐसे वो कौन कौन से उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे कि जो उनका पोर्टफोलियो वो स्ट्रांग हो और जो इनकम है वो भी होती रहे? म्यूचुअल फंड हर तरह के तरीके के होते हैं, और हर तरह के म्यूचुअल फंड, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या हाइब्रिड फंड में लोग पैसा लगाना चाहिए। और ये पैसा लगाने का जो नजरिया है, ये 2 चीज पर निर्भर करता है कि अगर आपका 50 लाख रुपया फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है इन स्कीम्स में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पोस्ट ऑफिस, MIP में अगर आपका पैसा लगा हुआ है, तब अपना बचा हुआ पैसा जो कि लंबे समय के लिए होगा, ताकि आपकी पूंजी थोड़ी रफ्तार से बढ़ सके, तब आपको पूरे तरह इक्विटी फंड में भी लगाना चाहिए। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से, अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, तब आपको इक्विटी सेविंग्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव से परिचित हैं, तब आपको इक्विटी फंड में भी पैसा लगाना चाहिए। ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, बाकी पैसा आपका कहाँ लगा है, आपकी आमदनी की जरूरत कहाँ से पूरी हो रही है, इस चीज पर निर्भर करेगा। अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है, और इसके लिए थोड़ा बारीकी से, खासकर रिटायरमेंट में जब आप आमदनी के लिए बढ़ते हैं, तो सवाल पूछिए, समझिए कि मोटे तौर पे समझिए कि ये कैसे काम करता है। और 3-4, हालांकि म्यूचुअल फंड बहुत ढेर तरीके के हो गए हैं, लेकिन 3-4 तरीके के फंड जिसमें से अगर आप चुनाव करें तो आपकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बहुत से लोग सर ये भी कहते हैं कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें आप निवेश कीजिए, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, कम रिस्क होता है और आपको ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। उनके लिए क्या सलाह होगी? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा रिस्क नहीं होता है, लेकिन निवेशक के नजरिए से आप देखिएगा कि मार्च 2020 में जब बाजार 30% गिरा था, तो बाजार जब गिरता है तो सब कुछ गिरता है। छोटी कंपनियां ज्यादा गिरती हैं, बड़ी कंपनियां कम गिरती हैं, लेकिन उसके बावजूद गिरती हैं। अभी पिछले दिनों जब अडानी की कहानी हुई, तो पूरा बाजार बड़े रफ्तार से बड़े कम समय में गिरा, जो कि किसी भी नए निवेशक के लिए बहुत ही वो कोई भी निवेशक चिंतित हो जाएगा। तो बाजार में उतार चढ़ाव होगा, इससे नहीं बचा जा सकता है। इससे बचने का तरीका केवल 1-2 है कि आप धीरे धीरे पैसा लगाइए, लंबे समय का पैसा लगाइए, और जब आपको उस पैसे की जरूरत, जब आप उस पैसे की जरूरत 4-5 साल नहीं होगी, तभी आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आप कम समय का पैसा लगाइएगा और बाजार इस रफ्तार से गिरेगा तो आप चिंतित होइएगा। लेकिन जो सर, जो पारंपरिक जो टूर्नामेंट्स, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे पास सेविंग करने के, उसमें जो गवर्नमेंट अप्स एंड डाउन्स, उसमें भी रेट्स को लेकर रिवाइज करती रहती है। अगर अप्स एंड डाउन्स बाजार में भी है, मार्केट में भी है, तो क्या कुछ पैसे उधर भी आप लगा सकते हैं एक फिक्स इनकम के लिए, आप सिक्योर के लिए, कि आप वहाँ सिक्योर हैं, आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, बाजार का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इधर आप बाजार में कुछ पैसे लगा सकते हैं कि कुछ अगर बाजार अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके पैसे में भी बढ़ोतरी होगी? जी हाँ, वहां आपको लगाना ही चाहिए, बल्कि रिटायरमेंट में जब आपके पेंशन पे निर्भरता हो जाए, तो वहीं पे आपका अधिकतर पैसा लगा होना चाहिए। उतना लगा होना चाहिए जितना आपके लिए आमदनी, जितने आपके रेगुलर खर्च के लिए आपकी आवश्यकता हो, और उससे जो ज्यादा पूंजी है वो आपका इक्विटी में लगे। इसमें सर, जो अभी जिस तरह से टैक्स स्लैब में चेंज किया गया इस बार के बजट में, उसका इम्पैक्ट सर आप कितना देखते हैं? उसका इफेक्ट तो अगर
उसका इफेक्ट तो यही होगा कि जो नया रिजीम है वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन टैक्स और आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो जाता है। आप देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत मार्जिन पे, अगर आप 5-6 लाख रुपए सालाना की आमदनी आपकी है, और तब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पुराना रिजीम भी काफी कारगर होगा, उनके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि ये जो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है, अगर आपकी बहुत सारी ढेर सारी आमदनी है और अगर आप 12-14 लाख रुपए पार कर जाते हैं, तब आपके लिए नया रिजीम आपके लिए फेवरेबल है। अन्यथा अगर आप पुराने स्कीम में ही, पुराने रिजीम में ही रहना चाहते हैं, वही आप 80C का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, वृद्ध लोगों के लिए और भी 1-2 छूट बाकी उपलब्ध है, इंश्योरेंस का प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, तो ये आपको तुरंत अभी इसका जांच कर लेना चाहिए। इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आपके लिए एक नया टूल जारी हुआ है, जहां पे आप जाकर के अपने आमदनी का ब्रेकअप दे सकते हैं कि किस किस तरह से, किस किस जरिए आपकी आमदनी होती है और कितनी होती है। तो वो स्कीम आपको पाता है कि आपके लिए उचित रिजीम कौन सा होगा, नया वाला या पुराना वाला। चलिए सर, धीरेन्द्र सर, आज समय इतना ही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए। धीरेन्द्र कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।